नमस्कार दोस्तों, मैं अरमान यादव आपका अपने YouTube चैनल सैसे ग्रुप पे स्वागत करता हूं। जैसा हम लोगों ने पाठ्यक्रम में देखा था कि पाठ्यक्रम में ईवीएस के जो भूगोल सब्जेक्ट के अंतर्गत जो आपका आता है पहला टॉपिक जो हमने बताया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। एक बनाते हैं काल्पनिक, मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी का एक पीस, पृथ्वी तो आपकी वाली कैसी है, गोल है। जिस प्रकार से तरबूज से एक पीस हम लोग निकाल लेते हैं, उसी प्रकार गोल पृथ्वी से हमने एक पीस निकाल लिया और उसको कहाँ तक है हमारा कोर, हम ये कह सकते हैं ये हमारी त्रिज्या तक जा करके एक पीस निकाल लिया और वहां से हम आंतरिक संरचना जान लेंगे। माना ये हमारा भूपटल है 0 किलोमीटर, तो 0 किलोमीटर है, तो यहाँ से 0 से 30 किलोमीटर की गहराई तक जो हमारा पार्ट पड़ता है वो आपका कौन सा होता है, भूपर्पटी। क्या बोला जाता है, भूपर्पटी उसको बोलते हैं और इसी को क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ से जो मेन आपका क्वेश्चन आता है, जो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका एक नाम और है सियाल। क्या नाम है आप दोस्तों, सियाल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सियाल या क्रस्ट में किन तत्वों की अधिकता होती है, या इसका नाम सियाल क्यों पड़ा है। सियाल नाम पड़ने के पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि क्रस्ट भाग में SI से सिलिका और Al से एल्यूमिनियम। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि क्रस्ट भाग में किन तत्वों की अधिकता होती है, तो क्रस्ट भाग में सिलिका और एल्युमिनियम तत्वों की अधिकता होती है, या सियाल किसे कहते हैं, या क्रस्ट का अन्य नाम क्या है, तो सियाल है। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं कि 30 किलोमीटर से लगभग 2100 किलोमीटर तक चलते हैं, तो वो भाग हमारा जो है वो मेंटल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मेंटल के नाम से जाना जाता है। और इसका एक अन्य नाम जो है उसका नाम है सीमा। क्या नाम है दोस्तों, सीमा। अब सीमा नाम होने के पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि SI से सिलिका, SI से क्या है सिलिका, और Ma से क्या है मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि मेंटल भाग में किन तत्वों की अधिकता, तो मेंटल भाग में सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों की अधिकता होती है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो तीसरा आपका पार्ट है उसको बोलते हैं क्रोर। क्या बोलते हैं, क्रोर, क्रोर या कोर बोलते हैं इसको। और इसका एक जो अन्य नाम है वो है निफे। ये यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आता है, निफे नाम क्या है। और ये जो आपकी दूरी है 2100 से 6371 किलोमीटर, इस समथिंग आपकी पृथ्वी की त्रिज्या बन जाती है। तो यहाँ ये आपका जो है कोर भाग हमारा है, और इसका अन्य नाम जो है निफे। निफे नाम क्यों है, क्योंकि Ni से निकिल और Fe से फेरस। तो क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते रहते हैं कि क्रोर का नाम क्या है, या क्रोर में किन तत्वों की दिखता, तो क्रोर भाग में निकिल और फेरस तत्वों की दिखता होती है। मेंटल भाग में किन तत्वों की दिखता होती है, तो मेंटल भाग में सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों की दिखता होती है। क्रस्ट भाग में किन तत्वों की दिखता, तो क्रस्ट भाग में सिलिका और एल्युमिनियम तत्वों की क्या होती है, अधिकता होती है। एक बात हम लोग और जानते हैं कि औसतन 32 मीटर की गहराई पे, यानी 32 मीटर डेप्थ में जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे जैसे गहराई की ओर जाते हैं, जैसे नीचे की ओर जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर हमारा क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो क्वेश्चन आपका एक यहाँ से भी बनता है कि कितनी औसतन कितनी गहराई पे जाने पे तापमान में बढ़ोतरी होती है, तो औसतन 32 मीटर की गहराई पे जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान की क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। दो क्वेश्चन आपके और यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं। देखो, ये आपका क्रस्ट भाग है और ये भाग है आपका मेंटल। तो यहाँ पे जो जहां से ये अलगाव हो रहा है, इस अलगाव को बोलते हैं असंबद्धता। क्या बोला जाता है, असंबद्धता। तो मुख्यतः आपकी 2 असंबद्धताएं मिलेंगी जहां से क्वेश्चन आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रस्ट और मेंटल के मध्य में कौन सी असंबद्धता है, तो उसको बोलते हैं मोह असंबद्धता। किस नाम से जाना जाता है, मोह असंबद्धता। क्यों, क्योंकि एक हमारे वैज्ञानिक थे ए मोहरोविदिक, उन्होंने
ये पता लगाया था कि यहाँ से पता लगाया कि पृष्ठ के भाग से जब वहाँ पे चट्टान में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है तो मेंटल भाग शुरू हो जाता है, तो उसको उस असंबद्धता को मोह असंबद्धता का नाम दिया गया। इसी प्रकार मेंटल और क्रोर के बीच जो असंबद्धता होती है उस असंबद्धता को गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि गुटेनबर्ग जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसका पता लगाया कि यहाँ से चट्टानों में उनकी बनावट में उनकी जो बनावट के साथ साथ उनमें जो तत्व है उनमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो उसे गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जाना गया। तो ये क्वेश्चन आपके दो इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बने कि मोह असंबद्धता किसके मध्य है, तो मोह असंबद्धता कृष्ण और मेंटल के मध्य में है, और गुटेनबर्ग असंबद्धता किसके मध्य है, तो गुटेनबर्ग असंबद्धता जो तुम्हारी है मेंटल और क्रोर के बीच में है। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद हम लोग इसी जगह पे ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बाद हम लोग वायुमंडल को पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हम लोग देखा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसके बाद जब हम लोग धरातल से ऊपर की ओर चलते हैं तो हमारा क्या आता है, वायुमंडल, जिसको एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। वायुमंडल हमारा चलता है। देखो माना ये हमारा धरातल है 0 किलोमीटर, जैसे जैसे हम ऊंचाई को चलेंगे वैसे वैसे अलग अलग लेयर्स आएंगे जहां से क्वेश्चन आपके अक्सर पूछे जाते रहते हैं। दोस्तों अगर हम ध्रुवों से देखें तो जो ध्रुवों से होता है वो 8 किलोमीटर तक, और अगर हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से देखें तो 18 किलोमीटर की जो रेंज होती है वो हमारी क्षोभमंडल की होती है। कौन सी होती है? क्षोभमंडल होती है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा एक आता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अक्सर अब जो पेपर में आता है क्षोभमंडल ऑप्शन में नहीं देता है, क्षोभमंडल को इंग्लिश को हिंदी में लिख देता है, करेक्ट है ट्रोपोस्फेयर। तो आपको यहाँ पे इंग्लिश भी जानना जरूरी है। तो अक्सर जब ऑप्शन आता है तो ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर करके ही ऑप्शन में आता है। तो धरातल के सबसे निकट का जो मंडल आपका है वो कौन सा है? क्षोभमंडल है या ट्रोपोस्फेयर है। और दूसरा क्वेश्चन क्या यहाँ से बनता है कि मौसमी घटनाएं, क्वेश्चन आपका आता है कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? आंधी का आना, तूफान का होना, बारिश का होना, जिस प्रकार ये सब जो घटनाएं आती हैं, मौसमी घटनाएं जो हैं वो किस मंडल में होती हैं? क्षोभमंडल में होती हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो क्षोभमंडल के बाद 18 से 50 किलोमीटर का जो एरिया आपका होता है ये हमारा होता है समताप मंडल का। कौन सा होता है? समताप मंडल का। समताप मंडल को इंग्लिश बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। किस नाम से जानते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। यहां से क्वेश्चन भी तुम्हारा आता है। एक क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा होगा। ओजोन से क्वेश्चन आपका आता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो दोस्तों वो परत हमारी जो है वो किस में है? समताप मंडल में। औसतन 15 से 35 किलोमीटर की जो रेंज है वो हमारी किसकी होती है? O3 की होती है, यानी ओजोन की होती है। किसकी होती है? वो लेयर जो हमारी होती है 15 से 35 की वो O3 की है, ओजोन की है। यहाँ से क्वेश्चन ओजोन से भी कई सारे क्वेश्चन आपके आया करते हैं कि पृथ्वी का छाता किसे कहते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणों को कौन अवशोषित करता है, ये सारे क्वेश्चन आपके ओजोन से आते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी का छाता कौन है, तो ओजोन है, सुरक्षा कवच कौन है, तो ओजोन को बोला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन और समताप मंडल से आता है कि ऋतु गुब्बारे, क्वेश्चन आपका पूछाता है कि ऋतु गुब्बारे किस मंडल में उड़ाए जाते हैं या छोड़े जाते हैं? उड़ाए के छोड़े जाते हैं। मौसम विभाग जो है जानकारी, मौसम की जानकारी पाने के लिए ऋतु गुब्बारे जो होता है वो समताप मंडल में छोड़ता है, वहां से पता करता है। जेट वायुयान भी समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया पेपर में कि जेट वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? तो समताप मंडल में। लेकिन एक बात और ध्यान देना, अगर क्वेश्चन आए जेट स्ट्रीम हवाएं किस मंडल में चलती हैं, तो जेट स्ट्रीम हवाएं क्षोभमंडल में चलती हैं, और जेट वायुयान जो तुम्हारे होते हैं वो समताप मंडल में होते हैं, उड़ाए जाते हैं।
या छोड़ जाते हैं। इसके बाद जो हमारा मंडल है वो आपका है मध्य मंडल। मध्य मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं मीसोस्फीयर। किस नाम से जानते हैं? मीसोस्फीयर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा आता है कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, तो क्वेश्चन आता है कि सबसे ठंडा मंडल कौन सा होता है? तो सबसे ठंडा मंडल जो तुम्हारा होता है वो कौन सा है? मध्य मंडल होता है। इसके बाद जब हम चलते हैं तो आपका आयन मंडल आता है। कौन सा आता है? आयन मंडल आता है, और ये 80 से 640 किलोमीटर की रेंज में आपका होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आयनोस्फीयर। दोस्तों हम बता चुके हैं कि इस वर्तमान समय में जो आपके ऑप्शन आ रहे हैं ये यहाँ से क्षोभ, समताप, मध्य, आयन न करके टोपो, स्टेटो, मीसो और आयनोस्फीयर करके आ रहे हैं, तो इस बात पे भी हमको ध्यान देना है। आयन मंडल का एक क्वेश्चन आपका और आता है कि रेडियो तरंगे किस मंडल से परावर्तित होती हैं? अगर रेडियो तरंगे परावर्तित की बात हो कि रेडियो तरंगे कहाँ से परावर्तित होती हैं, तो रेडियो तरंगे आपकी आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। इसके बाद जो हमारा मंडल चलता है जो है उसको बोलते हैं बहिर्मंडल। किस नाम से जानते हैं? बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं, और इसको इंग्लिश में एक्सोस्फीयर या एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन एक आपका आता है कि कृत्रिम उपग्रह किस मंडल में प्रक्षेपित किए जाते हैं? तो कृत्रिम उपग्रह जो आपके हैं वो बहिर्मंडल में प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको हम लोग पुनः देखते हैं कि यहाँ से अगर हम धरातल से स्टार्ट करते हैं 0 किलोमीटर से, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। एक क्वेश्चन आपका इनका क्रम लगाने को भी अक्सर आया करता है, इस बात को भी ध्यान देना है। और यहाँ पे ओजोन का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन ध्यान देना है। और अल्ट्रावायलेट किरणों का जो क्वेश्चन या पराबैंगनी किरणों का आता है उसको भी ध्यान देना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो आपकी वायु है इसका संघटक जो तुम्हारा है, जिसका क्वेश्चन तुम्हारा आया करता है कि वायुमंडल में कितने % ऑक्सीजन है, कितने % नाइट्रोजन है, कितने % कार्बन डाइऑक्साइड है, कितने % ऑर्गन है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन आपको आता है, पहले दोस्तों आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। रब करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते उसके बाद बोलो। यहां से भी दोस्तों क्वेश्चन कई बार आपको आ चुका है। सामान्यतः सब लोग जानते हैं कि O2 आपके ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में कितने % है, तो इसका क्वेश्चन आपका क्या है 21%। और 20.9 वो सामान्यतः आपका 21 ही पूछा जाता है आपका। नाइट्रोजन का क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने % है, तो आप लोगों को पता है कितने % है, 78% है। यहाँ पे एक बात और ध्यान देना, अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना है, इसको अलग से हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन आ चुका है यूरिया में नाइट्रोजन कितना है, तो 46%, ये भी क्वेश्चन के में पूछा गया है। वायुमंडल में कितना है, बात करें अगर वायुमंडल की, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। यहाँ पे अक्सर 0.3 कर देता है, वो आपका गलत हो जाएगा। 0.03% वो आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और एक क्वेश्चन और आता है कि आर्गन कितने % है, तो 0.93% जो तुम्हारा है वो क्या होता है, आर्गन होती है, और जो शेष है वो अदर होती है। तो दोस्तों ये आपके दो टॉपिक हम एक साथ क्लियर हो गए, एक पृथ्वी की आंतरिक संरचना और वायुमंडल। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।